हाय गाइस, हियर आई एम श्रेष एंड यू आर वाचिंग बैकबेंचर्स माइंडसेट। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है जिसमें हम उसमें हाफ पार्ट को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटेन से पैर की इंस्टेबलाइजमेंट हुई थी, उन्होंने हमारी इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम पे क्या असर पड़ा था, और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी डिस्कशन हुआ था। और आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। कॉलोनियल रूल के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके पीछे कई कारण थे। इन कारणों को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे बड़ा कारण था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही होता है डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली, यहाँ पे वर्ड सिस्टमेटिकली वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि हम आगे बताएंगे, डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। सिस्टमेटिकली का मतलब स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने इकट्ठा ही इंडस्ट्री को नहीं खत्म किया, उन्होंने जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज थे उनमें चेंज लाए और कई नई पॉलिसीज को भी इंट्रोड्यूस किया। इसके पीछे दो कारण थे। सबसे पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। उनको अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो बिल्डअप हो रही थी ब्रिटेन में लगातार, उनके जो रॉ मटेरियल्स की जो भूख थी, जो नीड थी, उसको जो ख़त्म करने के लिए उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रीज़ को तबाह करना शुरू कर दिया था। टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट हाइयर प्राइस, और उनको अपनी इंडस्ट्री के गुड्स के लिए एक मार्केट की भी ज़रूरत थी जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पे सेल कर सके हैं। सेकंड पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज तो वैसे उतना बड़ा की रोल हमारी इकोनॉमी में नहीं प्ले करती थी, तब भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुकी थी। वर्ल्ड वाइड लोग उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को जानने लगे थे और इन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की काफ़ी मांग हो गई थी पूरी दुनिया में। लेकिन इसे उन्होंने कैसे ख़त्म किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाके। इस पॉलिसी के हिसाब से हम लोग फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स को, फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं फाइनल गुड्स को जो कि होंगी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से। लेकिन हम लोग इम्पोर्ट तो कर लिए, लेकिन अब हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को। क्यों? क्योंकि उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज की। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे भी तो हमें हैवी टैक्सेस को पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। क्योंकि जो बंदा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बचपन से लगा हुआ है वो और कोई काम तो जानता नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर उसके गुड्स नहीं सेल हो रहे हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसे अपना काम छोड़ के किसी और जगह लगना पड़ेगा। और भाई वो दूसरी जगह लगेगा भी कैसे? अगर उसको दूसरे काम में स्किल नहीं है, उसके बारे में समझ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। और जिसके कारण हमारी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी ख़त्म होने लगी। अब जब इंडस्ट्रीज ख़त्म हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को फाइनल गुड्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब ये फाइनल गुड्स हम लोग कहाँ से खरीदने लगे थे? ब्रिटेन से, जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था। और अगला पॉइंट है हमारा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। आखिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती क्या है? इट रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजप्शन। यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और गुड्स को बनाने के लिए। यानी कि अगर ये देखिए, ये कैपिटल गुड्स का एक एग्जाम्पल है। ये एक किसी इंडस्ट्री ने इसको डेवलप किया होगा और आप इस मशीन को बाकी के फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। शर्ट स्टिच करने के लिए, पैंट स्टिच करने के लिए, जिसे आप सेल भी यूज कर सकते हैं और खुद के कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देयर वर हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। बहुत मुश्किल से एक दो इंडस्ट्री रही होगी इंडिया में, कोई खास इंडस्ट्री इंडिया में उस समय थी नहीं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी इसके प्रमोशन पर भी ध्यान नहीं दिया। सेकेंड पॉइंट है हमारा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट ओन करती है। The public sector remained confined only to the railways, power generation, communication and ports. पब्लिक सेक्टर बस रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और पोर्ट्स तक ही सीमित रह गया था। बाकी की जगह पब्लिक सेक्टर अपना हाथ नहीं फैलाया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बस इन्हीं सेक्टर्स में अपना फ़ायदा दिखता था, बाकी सेक्टर में इन्हीं का कोई फ़ायदा नहीं समझ में आया। लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अब जब इंडिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप हो ही नहीं पा रही है और जो इंडस्ट्रीज थी वो लगातार घटती जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम होगा ही। भाई डोमेस्टिक एरिया में तो कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो जीडीपी का घटना लाजमी है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का तो एक्सपोर्टर बन गया, लेकिन इम्पोर्टर किसका बन गया? फिनिश्ड गुड्स का। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया ने रॉ सिल्क
कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट क्या किया, एक्सपोर्ट किया। ठीक, इसके बदले में इंडिया क्या इंपोर्ट करेगा, कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स। यानी कि इसका जो बीच का हिस्सा है वो कौन ले रहा है, ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं, आपने अनार की खेती की, आपने उसे 10 रुपये किलो बेचा। अब आप जब उसी अनार का जूस लेने जाएंगे तो उसके लिए आप 100 रुपये ग्लास तो देंगे ही, 100 पर ग्लास। तो ये जो 90 रुपीज़ का मार्जिन ये कौन लेगा, दुकानदार कमाए हैं। क्या उसने वो अनार उगाया था, नहीं, उसने बस उसका जूस बनाया और सेल कर दिया। तो मोस्टली प्रॉफिट कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जाने लगा था। सेकंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधा से भी ज़्यादा हिस्सा, अराउंड 70+ मान लीजिए, कहाँ था, ब्रिटेन तक ही सीमित रह गया था। बाकी का जो ट्रेड था वो किसके साथ होता था, चाइना, सेलोन एंड पर्शिया। सेलोन आज का श्रीलंका और पर्शिया यानी कि आज का ईरान। बाकी का जो हिस्सा था वो बस इन्हीं 4 कंट्रीज में या 3 कंट्रीज में जाता था। बाकी कोई बड़ा इंडिया का फॉरेन ट्रेड नहीं रह गया था। थर्ड पॉइंट है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडिया के पास एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी कि हम लोग इंपोर्ट से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन तब भी हम लोग उस एक्सपोर्ट सरप्लस के प्रॉफिट को कभी इंडिया में यूज़ नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रॉफिट को यूज़ कहाँ किया, अपने वॉर के लिए। यानी कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ा था उस समय इंडिया में कॉलोनियल रूल था, मतलब कि 1900 to 1950 के बीच में ये दोनों वॉर हुई थी। तो ये लड़ाई तो इनकी थी, लेकिन इसका पेमेंट कहाँ से आता था, इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से आता था। सेकंड है टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स लाइक सर्विस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग। ये सारी सर्विसेज कौन देता था, ब्रिटिशर्स देते थे। और कौन लेता था, ब्रिटिशर्स ही लेते थे। लेकिन पेमेंट इसका कौन करेगा भाई, इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस से हुआ प्रॉफिट, इसको पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट है टू मेक पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। उन्होंने जो ऑफिस सेटअप किया, जैसे आज भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, पुलिस स्टेशन वगैरह खोलते हैं। तो इनके जो एक्सपेंसेस आते हैं वहाँ 4-5 बंदे जो काम कर रहे हैं उनकी फ़ीस तो देनी पड़ेगी। ये फीस भी इन लोग कहाँ, इसी सरप्लस से जो प्रॉफिट रहता था उसको उसमें लगा देते थे। हमारा अगला टॉपिक है ट्रेड थ्रू द सुएज कैनल। आखिर ये सुएज कैनल क्या है, सुएज कैनल इज़ एन आर्टिफिशियल वाटरवे। आर्टिफिशियल वाटरवे का मतलब ये मैन मेड है। इन यहाँ आपको ह्यूमन बींग्स ने इसको बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक मैन मेड लग रहा है, हर तरफ से बराबर है। इस एरिया को इस एरिया से जोड़ने के लिए किसे बनाया गया, सुएज कैनल को बनाया गया। कहाँ है इसकी लोकेशन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमिस ऑफ सुएज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। इजिप्ट में ये सुएज कैनल है। कब बना था, 1869 में बना था। क्यों, इसका मेन पर्पस क्या था, इसके पहले इंडिया से अगर आपको कोई भी सामान अगर ब्रिटेन को ले जाना है, यानी कि जैसे रॉ मटेरियल्स को वो अपने कंट्रीज़ में ले जाते थे, तो उनको इतना बड़ा रूट फॉलो करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता था। इसके लिए इन्होंने सुएज कैनल बना दिया था। अब उन्हें अफ्रीका की तरफ से सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली इस रूट से यहाँ ब्रिटेन पहुँच सकते थे, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट में अराउंड 75% तक का कमी देखा गया था। अब हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। बेसिकली डेमोग्राफिक कंडीशन पॉपुलेशन की कंडीशन के बारे में बताती है कि क्या वहाँ पे लाइफ साइकिल अच्छा है कि नहीं, वहाँ के लोग कितने ईयर्स तक लीव करते हैं, वहाँ का डेथ रेट, वहाँ का बर्थ रेट, वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसी है। तो हम लोग फॉलोइंग पॉइंट्स में उनमें पढ़ेंगे। पहला, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, 1000 लोगों पे जितने लोग जन्म लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं बर्थ रेट, और 1000 लोगों पे जितने लोगों की डेथ होती है उसे हम लोग कहते हैं डेथ रेट। कॉलोनी रूल के दौरान हमारा जो डेथ रेट और बर्थ रेट था 48 एंड 50 पर 1000 था रिस्पेक्टिवली। इन डाटास को अगर आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो इन डाटास को हो सके तो याद करिएगा। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, इंडिया के लिटरेसी रेट का बहुत ख़राब हाल था। पूरी ओवरऑल कंट्री में सिर्फ 16% लोग थे जो लिटरेट थे। वहाँ पे भी जो फीमेल थी वो सिर्फ 7% तक ही लिटरेट थी, मतलब कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसी थी जो लिख पढ़ नहीं सकती थी। लिटरेसी रेट में सिर्फ लिखना पढ़ना ही आता है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज की बात नहीं हो रही है, बेसिक नॉलेज की बात होती है। थर्ड पॉइंट है पुअर हेल्थ फैसिलिटी।
Public health facilities were either unavailable to large mass of production or when available were highly inadequate। पहली बात तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी, और जहाँ पे हॉस्पिटल्स थे भी वो क्या थे, इनएडिक्वेट थे, वो प्रॉपरली रन नहीं करते, तो वहाँ का हालत बहुत ख़राब था, जिसके कारण एयर और वाटर डिजीज़ काफ़ी फैलने लगी थी। एयर और वाटर के थ्रू डिजीज से ज़्यादा फैलने लगी थी, जिसके वजह से काफ़ी महामारी फैली थी और जिसके कारण लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचा था। नेक्स्ट पॉइंट है हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इट रिफर्स टू अ नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। यानी कि 1000 बच्चे जो जन्म लेते थे उनमें से कितने बच्चे 1 साल की एज को पूरा करने से पहले मर जाते थे, ये हमें इस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से मालूम पड़ता है, जो कि कॉलोनियल रूल के दौरान था 218, यानी कि 218 इन कॉन्ट्रास्ट टू द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ 44 पर 1000 इन 2011, जो कि रह गया था 2011 तक से 44, यानी कि हमने काफ़ी हद तक इसे कम करने में सफल हुए हैं। सेकेंड पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपुल आर एक्सपेक्टेड टू लीव, मतलब कि आप कितने साल तक एवरेज जी सकते हैं, जो कि हमारा कॉलोनियल रूल में था सिर्फ 32 ईयर्स, यानी कि अगर आप 32 ईयर्स के हो गए हैं तो आप उसके बाद हो सकता है मर जाएं, लेकिन अब क्या है 65.5 ईयर्स, ये आपका 2011 का आंकड़ा है, यानी कि अब आप अराउंड 65 ईयर एज तक पक्का रहेंगे अगर आप इंडिया में जन्म लिए हैं। थर्ड पॉइंट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन है नहीं, तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी बढ़ेगी, जिसके कारण बहुत से लोग बिना खाने के मर जाते थे, लोग अपनी लिवलीहुड नहीं बना सकते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर का काफ़ी ख़राब हाल था, जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता था। प्लस आप बाकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नहीं जा सकते थे क्योंकि एजुकेशन आपका उतना अच्छा नहीं था। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो कि हुआ था 1881 में, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आया था वो था अनइवननेस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि नॉर्थ की पॉपुलेशन और साउथ की पॉपुलेशन में काफ़ी अंतर देखने को मिला था। किन फैक्टर्स पे, जैसे कि बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिला था। और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 होने के बाद हर 10 सालों में सेंसस कराने की भी प्रथा इंडिया में स्टार्ट हो गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी खबर थी। सेकेंड 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आखिर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 2 में इंडिया आ गया था 1921 के बाद, जो कि फर्स्ट स्टेज में था 1921 के पहले। टोटल 4 स्टेजेस होते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। फर्स्ट स्टेज में इन्हें जो होती है वो कंट्री टोटली किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होती है। अगर वो सेकेंड ट्रांजिशन में चले गए, यानी कि वहाँ पे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आखिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। जो वर्किंग पर्सन हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हर सेक्टर्स में, हर इंडस्ट्रीज में। बेसिकली इंडिया में जो 75% जो फॉर वर्क फोर्स थी, जो ये आपका ये वाला एरिया है 75% था, वो किस पे थी? कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। बाकी का जो 25% था वो आपका आता था सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसमें भी काफ़ी रीजनल वेरिएशन दिखा था। इंडिया वैसे भी बहुत ही वर्सटाइल कंट्री है। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो खाना भी बदल जाएगा। अगर आप नॉर्थ में रहते तो रोज़ सुबह रोटी खाते होंगे और साउथ में जाएंगे तो आप रोज़ सुबह इडली खाएंगे, तो भाई इसमें वेरिएशन दिखना कोई मामूली बात ही है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने काफ़ी डिक्लाइन देखा किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कफोर्स थी। अब वो जो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स वो कहीं ना कहीं जाने लगी थी किस तरफ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रही थी, जो कि काफ़ी अच्छे संकेत थे। लेकिन उसी समय जो उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्य थे वो कहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में और लगने लगे थे। आज भी अगर आप पंजाब को उठा के देख लें तो वहाँ के लोग अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे।
अब हम जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव व्यू पॉइंट हमारे कंट्री के लिए हुआ था। कैसे ये हम पढ़ते हैं। पहला उन्होंने बनाया रोड्स। क्यों बनाया भाई? इन्होंने देखिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी हमारे हित का सोच के नहीं बनाया था। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। पहला है रोड्स। ये रोड्स इन्होंने बनाई थी अपनी आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन के और शिफ्टिंग रॉ मटेरियल्स के लिए। अब भाई इंडिया में कभी कभी छोटे छोटे विद्रोह उत्पन्न होते ही रहते थे कॉलोनियल रूल के दौरान। जैसे कि आप मंगल पांडे का केस ले सकते हैं, झांसी का केस ले सकते हैं। तो इन केसेस में आर्मी को तुरंत डिप्लॉय उस जगह पे करना काफ़ी ज़रूरी था, जो कि हो सकता था क्यों? तभी जब आपकी अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो और आप अपने व्हीकल्स के थ्रू आर्मी को डिप्लॉय जल्दी से जल्दी कर सकें। ठीक। और दूसरा कारण था शिफ्टिंग रॉ मटेरियल्स। अब भाई अगर आप किसान से रॉ मटेरियल्स खरीद लिए तो इनके लिए सबसे बड़ा जो चुनौती होती थी वो अब इस रॉ मटेरियल को अपने कंट्री ब्रिटेन तक कैसे पहुंचाएं। तो इसके लिए उन्होंने रोड बिल्डअप की थी, लेकिन ये रोड काफ़ी ख़राब क्वालिटी की थी। वो किसी भी रेनी सीजन में क्या होती थी, बह जाती थी, जिसके कारण इंडिया का बहुत बड़ा एरिया जो कि रूरल एरिया होता था वो कट जाता था कहीं ना कहीं। सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बिल्ड किया वो था रेलवेज। ठीक है भाई। कब? 1851 में ये बिल्ड हुई थी। रेलवे ब्रोक जियोग्राफिकल कल्चर बैरियर एंड प्रोमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। ये अंग्रेजों ने सोचा तक नहीं था कि ये क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ा देगा कंट्री को। उन्होंने जियोग्राफिकल और कल्चर बैरियर को तोड़ दिया रेलवे के थ्रू। ठीक। ना जाने मतलब कि गलती से उन्होंने, वो चाहते नहीं थे ऐसा कुछ, उनसे गलती से हो गया ये। ठीक। अब कोई भी बंदा क्या था, वो किसी, मान लीजिए महात्मा गांधी की अगर रैली हो रही है और वो बंदा अगर यूपी में रह रहा है, उसको गुजरात जाना है, तो वो रेलवे के थ्रू जाके उसे अटेंड कर सकता था। तो इसी की वजह से रेलवे की वजह से जो नेशनल इंटीग्रेशन हुआ था वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव व्यू पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थर्ड हमारा जो है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटरवे प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कॉस्ट कैनाल इन ओडिशा। जो वाटरवेज डेवलप हो रहे थे, इनलैंड वाटरवेज मतलब कि जो वाटरवे किसी रिवर में, जैसे कि गंगा में अगर वो वाटरवे चल रहा है तो वो हो गया इनलैंड वाटरवे। ठीक। वो काफ़ी अनइकोनॉमिकल साबित हो रहा था अंग्रेजों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप रिवर टू रिवर आप किसी भी सामान को भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक जगह लैंड पे आपको उसे उतारना पड़ेगा और वहाँ पे उतार के आपको किसी ना किसी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना ही है। जैसे कि आप किसी ट्रक को यूज़ करेंगे या फिर आप उसको किसी रेलवे के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो काफ़ी खर्चा बैठता था आपका वाटरवेज के थ्रू करने में। तो ये काफ़ी अनइकोनॉमिक साबित हुआ था और कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो गया था धीरे धीरे। इट फेल टू कंपेयर विद द रेलवेज एंड फाइनली कैनाल हैड टू बी अबेंडेड। ये कम्पीट नहीं कर पाया था रेलवे से और कहीं ना कहीं बंद हो ही गया था। फोर्थ था कम्युनिकेशन। अब इन्हें कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो टाइप्स थे वो पोस्ट और टेलीग्राफ्स के थ्रू होते थे। ठीक। और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने का इनका मेन जो रीज़न था वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। यानी कि किसी भी रैली को लोग सप्रेस करते थे। जलियांवाला बाग था, अब वो दिल्ली से, जलियांवाला बाग जो किस्सा हुआ था वो कहीं ना कहीं दिल्ली से फ़ोन किया गया होगा, उन्हें ऑर्डर दिया गया होगा, तभी वो जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ होगा। तो इसे कैसे किया गया? कम्युनिकेशन के थ्रू, जो कि आप एक टेलीग्राफ से आराम से तुरंत ऑन द स्पॉट कर सकते थे, जो कि उस समय एक जादू की तरह माना जाता था। तो वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।